जय हिंद सभी को एंड आपका स्वागत है कंपटीशन पिंच के इस संकल्प बैच में। जो आपका संकल्प बैच यहाँ पर चल रहा है, आपका ये जो संकल्प बैच चल रहा है, इसमें आप यूपीपी ईपीपी जो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कंप्लीट जीएस है, सॉरी जीएस, कंप्लीट जीएस है, इसका आप एक फ्री बैच देख रहे हैं। अगर आपने इस पर प्यार दिखाया तो मैं मैथ्स एंड रीजनिंग एंड हिंदी का भी जुगाड़ मैं आपको कर दूंगा और ऐसा कंटेंट दूंगा कि इससे बाहर कहीं जाने की संभावना ही नहीं रहेगी मेरे भाई, क्योंकि ये चैनल कंटेंट बेस्ड है। और दुनियादारी जो इधर उधर की होती है ना, कि इससे बस न्यूज़ न्यूज़ ही देते रहो, न्यूज़ ही देते रहो, वो वाला नहीं है। न्यूज़ भी आएंगी, बट हाँ, कंटेंट जो आएगा उसमें दम होगा। तुम बस एक बार भरोसा करके देखो, फिर देखना इस बार के रिजल्ट्स तुम देखना बस, है ना। कुछ थोड़ी और बात कर लेते हैं। ये हमारा यूपी जीके का, ये हमारा यूपी जीके का हमारा ये लेक्चर 5 होने वाला है। लेक्चर 5 होने वाला है, सॉरी 5 नहीं 4 है यार। हाँ जी, 5 होने वाला है। ऑलरेडी मैंने ओडीओपी आपका हो गया, इतिहास हो गया, और ये सब मैं आपको करवा चुका हूँ। 4 लेक्चर्स हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। जा करके वहाँ से देखिए और रिवीजन करिए चीज़ों को। अभी टेलीग्राम मैंने एक्टिव नहीं किया है, जैसे ही होगा मैं आपको वहाँ पर सारे चैप्टर्स के नोट्स और जो आपका क्लास सीट्स होती हैं वो सब आपको मिल जाएगा आपका मेरे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो आप इसके विषय में कोई चिंता नहीं करेंगे। अब बड़ी चीज़ आती है कि भैया आज हम पढ़ने के वाले हैं, तो आज थंबनेल में आपको पता चल ही गया होगा क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम आज जलवायु को देखने वाले हैं। जलवायु तथा जलवायु तथा मृदा, जलवायु तथा मृदा को हम लोग देखेंगे। मतलब उत्तर प्रदेश की जलवायु कितनी कैसी कैसी है ना, कैसे क्या मानसून है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि इतना शानदार कंटेंट आपको मिलेगा कि आप बस कहेंगे कि मुझे इन्हीं से पढ़ना है। ठीक है, बाकी आपने जैसे दूसरों को प्यार दिया उसी तरह हमको प्यार दीजिए। ज़्यादा बातें ना करते हुए हम शुरू करेंगे अपनी इस क्लास को। उत्तर प्रदेश की जलवायु और मृदा का विस्तृत अध्ययन हम लोग करने वाले हैं। ये नहीं देखेंगे हाँ कि ये बस ऊपर ऊपर देख लिया फिर पेपर में गए तो कुछ मिला ही नहीं। आप देखेंगे जलवायु आपकी क्या है, जलवायु या फिर कहें क्लाइमेट। तो क्लाइमेट जो यूपी में आपके कितनी प्रकार की हैं, तो यूपी में आपकी क्लाइमेट जो पाई जाती है मेरे भाई, वो आपकी 3 प्रकार की पाई जाती हैं। कितनी प्रकार की पाई जाती हैं, तो आपका 3 प्रकार की आपका जलवायु पाई जाती है। अब आप कहेंगे भैया उनके नाम कौन कौन से हैं, पेन से ही लिखते हैं, ब्रश से मुझको नहीं समझ में आता। तो आपका यहाँ पर लिखूंगा, पहली आपका है उष्ण कटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल बोलते हैं ना, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मानसून। ट्रॉपिकल मानसून हो गया आपका एक मिनट या थोड़ा सा, ठीक है। और आपका दूसरा क्या हुआ, दूसरा हो गया ह्यूमिड हो गया, यानी कि इसको क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में क्या कहते हैं इसको, इसको आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं, है ना। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल कहते हैं। और इसके बाद आपका आता है जिसको इसको इसको क्या बोलते हैं, सी डब्ल्यू जी कहते हैं, जिसमें कोपेन का सिद्धांत आया था। कोपेन का सिद्धांत क्या है अभी आगे हम आप बताएंगे। मतलब कोपेन ने क्या किया था कि क्या किया था, उन्होंने उत्तर प्रदेश की जलवायु का एक वर्गीकरण किया था जिसे CWG नाम से जानते हैं। उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा, यानी कि अर्धशुष्क, अर्ध यानी कि सेमी एरिड, सेमी एरिड आपकी आ जाएगी। तो ट्रॉपिकल मानसून को हिंदी में क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय कहते हैं। और अर्ध शुष्क को कहते हैं सेमी एरिड या फिर सेमी एरिड कहते हैं। और ये आपका किस भाग में पाई जाती है, तो ये आपका साउथ साउथ एंड वेस्ट एरिया में आपका पाया जाता है। ये जो आपकी ये वाली सेमी एरिड वाली है आपका मानसून है, ये आपका साउथ वेस्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक है, अब इनके अलावा बात करते हैं कि जो आपके जो यूपी है, यूपी में मिट्टियाँ कितने प्रकार की हैं। तो मिट्टियाँ मुख्यतः 5 प्रकार की हैं। यहाँ पर देखो लिखते हैं आप, मृदा, मृदा या फिर सोयल। सोयल की बात करेंगे तो आप यहाँ पर कितनी प्रकार की मिट्टियों का हम अध्ययन करेंगे, तो कुल 5 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करने वाले हैं। तो उनके नाम कौन कौन से होंगे, आइए नाम को देखते हैं। आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और इसी तरह यहाँ पर पांचवा।
यहाँ पर बस मैं आपको नाम बता रहा हूँ, बाकी आगे सारी जानकारी लिखी हुई है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बस आप क्लास को करेंगे, क्लास के बाद आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद अपना जो आपके नोट्स हैं उसको देखेंगे, बाकी आपको जहाँ पढ़ना है वहाँ पढ़िए, पर एक बार यहाँ से जरूर पढ़िए। एक तो आपका आता है जलोढ़। मैं हिंदी इंग्लिश बैलेंस करके चलूंगा, कभी हिंदी तो कभी इंग्लिश। ये नहीं हो पाएगा कि मैं यहाँ पर इंग्लिश बताया तो यहाँ पे हिंदी भी बताऊँ, अब यहाँ पे हिंदी बता रहा हूँ तो यहाँ पर इंग्लिश भी बताऊँ। हाँ, लेकिन मैं बोल सारा सब कुछ बोल दूंगा, कोशिश करूंगा कि सब में मैं बोल दूँ, है ना। यहाँ पे आपका जलोढ़ आ जाएगा एक, जलोढ़ के बाद आपका लाल आ जाएगा, लाल मृदा, लाल एंड पीली, पीली मिट्टी, है ना। उसके बाद आपका काली आ जाएगी, काली, काली के अन्य नाम है वो सब बता दूंगा। उसके बाद आपका तराई, तराई आ जाएगा। एंड आपका जो आपका सेलाइन होती है, आपका लमड़ी जो होती है, इतनी इतनी टाइप की मिट्टी है पर इसको एलुवियल सोयल कहते हैं आपका। लाल और पीली को आपको पता ही है। काली को क्या कहते हैं, ब्लैक सोयल कहते हैं। और ये काली को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, काली को हम रेगुर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद तराई को हम तराई सोयल ही कहते हैं, और लवड़ी को हम क्या कहते हैं, एक तो इसका नाम रेह हो गया, इसके भी कई नाम है, एक तो रेह हो गया, ऊसर हो गया, है ना। ऊसर हो गया जिसमें खेती करना संभव नहीं होता है। तो ये एक ओवरव्यू मोटा मोटा मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा अगर मैं कुछ यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपका एक एक फैक्ट आता है कि आपका जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है आपकी मिट्टी, जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आपका पाई जाती है, सबसे ज़्यादा आपका जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और यूपी की जो जलवायु है, यूपी की जो जलवायु है वो कैसी है आप बताएंगे, यूपी की जलवायु कैसी है वो आप बताएंगे। और जो आप अगर देखा जाए तो जो उत्तर प्रदेश का विभाजन है कृषि और जलवायु के हिसाब से, जलवायु, जलवायु तथा कृषि के आधार पर यूपी का वर्गीकरण। तो जलवायु तथा कृषि के आधार पर आपका यूपी का वर्गीकरण कितने क्षेत्रों में किया गया है, तो टोटल 9 क्षेत्र उसके निर्धारित किए गए हैं। इतनी जानकारी मेरी समझ से अभी के लिए ज़्यादा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, जलवायु का गहन विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर क्या है आपका, बात करते चलेंगे हम एक एक पॉइंट की। जलवायु का वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो कुल मिला के यूपी में 9 प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। यूपी की जलवायु को सामान्यतः उष्णकटिबंधीय मानसूनी कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिकल मानसून जो है आपका यूपी में देखने को मिलता है। यूपी में आपका कैसा मानसून देखने को मिलता है, तो आपका उष्णकटिबंधीय या फिर ट्रॉपिकल मानसून देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम भौगोलिक दृष्टि की गहराई में जाएं, भौगोलिक दृष्टि यानी कि आपका भौगोलिक मतलब भूगोल, जियोग्राफिकल ओवरव्यू या पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे तो स्थिति उत्तर प्रदेश की 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ और 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ अक्षांशों के मध्य स्थित है, जो इससे उपोष्ण कटिबंध में रहता है। अब इसके बारे में मैं जियोग्राफी में जब जाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा कि कैसे कैसे आपका उपोष्ण और शीतोष्ण कैसे कैसे चीजें बदलती हैं, कैसे कैसे क्या होता है। यहाँ पर आप चीजें इसको याद रखेंगे, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, महाद्वीपतय, यूपी समुद्र से दूर है और चारों तरफ स्थल से घिरा हुआ है ना। यूपी तो आपका मान लो ये आपका एक, ये आपका प्रायद्वीपीय क्षेत्र है ना। और ये आपका यहाँ पर यूपी है, तो इधर भी काफी दूर है आपका समुद्र और इधर भी काफी दूर है समुद्र। होता क्या है, जब यूपी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है तो यहाँ पर सबसे जब गर्मी पड़ेगी तो खूब गर्मी पड़ेगी और ठंडी पड़ेगी तो खूब ठंडी पड़ेगी, ऐसा हो जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, इस लैंडलॉक्ड है ना हमारा यूपी, यूपी हमारा कैसा है, यहाँ पर लिखेंगे लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक्ड होने की वजह से जो चीज पड़ती है वो बहुत, जिसको हम तापांतर या फिर टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिल जाता है हमको। पढ़ेंगे इसको, जो उपोष्ण कटिबंध में रखता है, यानी कि सब ट्रॉपिकल एरिया में यूपी को रखता है। यूपी समुद्र से दूर है, चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, लैंडलॉक्ड है। इसका प्रभाव यह होता है कि तापांतर, तापांतर की टेम्परेचर का डिफरेंस जो होता है वो बहुत अधिक होता है। गर्मी में भीषण गर्मी, सर्दी में कड़ाके की ठंड, इसे महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण कहते हैं। ये जो आपका पॉइंट है, खैर मेरा ऑप्शन नहीं है वो, खैर आपका जो ये वाला पॉइंट है आपका, उम, 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 खैर छोड़ो, आपका जो ये वाला पॉइंट है
यार ये कलर नहीं है। हट। आपका जो ये महाद्वीपीय जलवायु वाला पॉइंट मैंने बताया, इसको आप एकदम से नोट कर लेंगे और अब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कोपेन का वर्गीकरण। ये कोपेन का वर्गीकरण फॉर हाई लेवल, मतलब अगर इससे बाहर कोई चीज आ जाती है, ये मेनली यूपीएसआई और यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी कि जैसे एग्जाम के लिए। लेकिन हम जब चीजें पढ़ ही रहे हैं तो ऊपर सिर्फ काम ही क्यों करना है, काम नहीं उसका अंतिम संस्कार ही क्यों ना कर दें। तो इस तरह से हम चीजें लेकर के चलने वाले हैं। अभी देखेंगे कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण था वो क्या था। कोपेन का वैसे आगे लिखा होगा यहाँ पर, देखो। महान जलवायुवेत्ता कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश का अधिकांश भाग CWG श्रेणी में आता है। अब CWG श्रेणी क्या होती है? CWG मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। शुष्क ऋतु मतलब एक सूखा मानसून टाइप विद ड्राई विंटर। विंटर तो होता है लेकिन एक ड्राई विंटर यूपी में देखने को मिलता है। अगर आपके प्रश्न आ जाता है आपके पेपर में कि यूपी में कैसा विंटर देखने को मिलता है, यूपी में कौन सा विच टाइप ऑफ विंटर यूपी में देखा जाता है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया ड्राई विंटर जो आपका यूपी में है वही देखने को मिलता है। ठीक है, अभी समझते हैं इसको। ये देखिए, जितना आप एरिया ये देख रहे हैं यहाँ से, ये सब, ये और ये जितना शेडेड एरिया है, तो ये CWG एरिया आता है। CWG मैंने अब बता दिया, मानसूनी जलवायु विद शुष्क शीत। शुष्क शीत या मतलब यहाँ पर जहाँ पर विंटर तो होता है, CWG में जहाँ पर विंटर हो लेकिन क्या हो, एक सूखा सूखा विंटर हो जाए, है उसको कहते हैं CWG। एक CWG आता है मानसूनी जलवायु और शुष्क शीत, सेम वही चीज लिखी हुई है। ये दोनों चीज एक ही को दर्शा रहा है। ये एरिया और ये एरिया आपका एक ही चीज को दर्शा रहा है। फिर उसके बाद जो CWG है मानसून टाइप, मतलब वही चीज लिखी हुई है ना। और BSH क्या होता है? सेमी एरिड स्टेप, मतलब अर्ध शुष्क स्टेपी। अर्ध शुष्क मतलब थोड़ा बहुत सूखा रहता है, बाकी गीला रहता है ना। तो आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण समझ चुके होंगे, उम्मीद कम है यहाँ से आने की, बट एक बार आप इसको जरूर देखेंगे। चला जाए रे। चलो, ऋतु चक्र माइक्रो एनालिसिस देखेंगे। यानी ग्रीष्म ऋतु क्या है आपका? मध्य मार्च और 15 जून, यानी कि 15 मार्च से लेकर के मध्य जून, यानी कि 15 जून तक आपका गर्मी पड़ती है, जून। और ये आपका इधर मार्च। ये क्वेश्चन बन सकता है और कई बार पूछा भी गया है आपका। और इसका औसत तापमान करीब 36 से 39 रहता है, दिन पर दिन बढ़ रहा है, जो कि 45 डिग्री तक जाता है मैक्सिमम। इसके आगे भी गया है कहीं कहीं। तो ताप लहर क्या होती है, जिसको हम लू के नाम से जानते हैं ना, ताप लहर इसको और जो आपका जाड़ा आता है तो उसमें क्या आ जाता है आपका? उसमें आता है आपका शीत लहर। उसमें आपका शीत लहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मई जून में पछुआ हवाएं तीव्र हो जाती है। पछुआ मतलब जो उल्टा हवाएं चलती हैं, यानी कि जो गर्म हवाएं चलती हैं वो आपका लू कहलाती हैं। सर्वाधिक गर्मी का कारण है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूपी के दक्षिण मिर्जापुर सोनभद्र के पास से गुजरती है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ये जो है आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। ठीक है, से गुजरती है, जिससे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। बुंदेलखंड पठारी और पथरीली होने के कारण जल्दी तपता है, जैसे आपका आगरा हो गया, झांसी हो गया। अच्छा, आप ये बताइए एक चीज, जो आपका उत्तर जलवायु की बात हम कर रहे हैं ना, तो आपको मान लो ये आपका यूपी है, ये आपका यूपी है। ओके, अभी इधर से मानसून चला, जो आपका ये वाला मानसून होता है, इस मानसून को क्या बोलेंगे? पूर्वी, इधर पूरब है और इधर आपका पश्चिम है। तो पूर्वी पश्चिम मानसून जब चलता है तो आपका ये बारिश सबसे ज्यादा कहाँ कराएगा, किस क्षेत्र में कराएगा? सबसे ज्यादा बारिश ये आपका करा देगा आपका इस क्षेत्र में, जो आपका गोरखपुर हो गया, वाराणसी हो गया, इस तरह। बाकी इधर आएगा, फिर उसके बाद अवध का क्षेत्र आएगा। अवध में बाराबंकी हो गया, रायबरेली हो गया, लखनऊ हो गया और सीतापुर हो गया। जितना भी ये सब एरिया आएगा यहाँ पे उससे कम बारिश होगी। और सबसे कम बारिश आपका देखने को मिलती है मथुरा साइड में। मथुरा, वृंदावन, इस एरिया ऑफ गौतम बुद्ध नगर, इस साइड में आपको कम कम बारिश देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो एरिया यूपी का है आपका पूर्वी और पश्चिम जलवायु से, मानसून से जो आपका प्रभावित है। आगे चीजें लिखी हुई हैं। चलो अभी यहाँ पर देखेंगे। वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर अक्टूबर तक। मानसून का आगमन यूपी में आमतौर 15 जून से 20 जून के बीच होता है। यूपी में आपका जो मानसून है वो 15 से 20 जून के बीच पूर्वी हिस्से यानी कि गोरखपुर बलिया से प्रवेश करता है। कहाँ से करता है भैया?
बलिया से प्रवेश करता है, याद रखेंगे इसको। इसकी शाखा कौन सी है, मतलब ये किस शाखा के अंतर्गत आता है, तो आपका जो ये जो आपका ये जो आपका मानसून है, इसकी शाखा केवल बंगाल की खाड़ी की शाखा, मतलब ये उधर से चलता है, उधर से चलता है। अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर निकल जाती है और हिमालय तक पहुंचते पहुंचते अपनी नमी खो देती है ना। अब आइए समझते हैं पीछे वाली लाइन को, अब यहाँ पर समझते हैं। अरब सागर की शाखा अरावली के समांतर निकल जाती है। अरावली पहाड़ी आपकी इधर है, इस साइड, ये आपका यूपी है। अरावली आपका इधर से लेकर के इधर पूरा गुजरात और यहाँ तक आकर दिल्ली होकर के अब यहाँ तो पूरा घिरा हुआ है। और यहाँ से जब ये बंगाल की खाड़ी वाली जलवायु चलती है, तो यहाँ से जो जलवायु होगी समुद्र से ज़्यादातर अपना जो ह्यूमिडिटी होगी वहाँ से उठाएगी और ला करके रिलीज करते हुए चलेगी, रिलीज करते हुए चलेगी, तो यहाँ पर आते आते बहुत कम हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके बाद बहुत ही कम हो जाएगी। यही एक वजह है कि राजस्थान में वर्षा कम होती है। इसी वजह से इस एरिया में आपको मरुस्थल ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। और एक ऊपर आपका हो गया, एक ऊपर आपका ये लद्दाख वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर भी आपको कुछ मरुस्थलीय शीत मरुस्थल देखने को मिलते हैं। क्यों? कि वहाँ से आपका जो दक्षिण का मानसून चलता है वो आपका साउथ में बारिश करते 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 आपका यहाँ तक आते आते एकदम डाउन पड़ जाता है, और इधर से आपका हिमालय की रेंज बनी हुई है, तो वहाँ से कोई ऋतु आ नहीं पाती, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है ना। चलो इसको मैंने समझ लिया है। अभी हम ओ यार, ये क्या हुई? चलो सारी चीज़ें नीचे हो गई। खैर चलो फिर से बना देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे, गोरखपुर बलिया से प्रवेश करता है यूपी में मानसून, और जो आपका शाखा जो यूपी की शाखा है वो सिर्फ केवल बंगाल की खाड़ी की से आता है। और इसका वर्षा का वितरण कैसे कैसे है इसको हम देखते हैं अभी, है ना। ये अरावली समांतर से निकल जाती है और यहाँ तक आते आते अपनी नमी खो देती है, इसी वजह से यूपी उससे बारिश ना के बराबर होती है। इसलिए यूपी में उससे बारिश मतलब किससे, अरावली, अरावली क्षेत्र से जो टकरा जाता है तो अपनी नमी खो देता है। नमी खोने के बाद जो एरिया मैंने बताया ना अभी, यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर वो अपनी बारिश बहुत ही कम करता है। वर्षा का वितरण क्या है, पूर्वी से पश्चिमी घटती है, पूरब से पश्चिम घटती है, मतलब मैंने बताया ना पूर्व से पश्चिम आपका घटती है। मतलब गोरखपुर में सबसे ज़्यादा 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इलाहाबाद में 102 सेंटीमीटर वर्षा होती है, कानपुर में आपका 85 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और इसी तरह जाते थे मथुरा वृंदावन तक आपका 54.4 सेंटीमीटर तक की वर्षा यहाँ पर दर्ज की जाती है। जैसे जैसे हवाएं समुद्र से दूर होती जाती हैं उनकी नमी कम होती जाती है। इस सिद्धांत को आप याद रखेंगे और थोड़ा मैप के थ्रू आप विजुअलाइज करेंगे ना, तो आप इनमें कभी अपना नंबर कटने नहीं देंगे। उत्तर से दक्षिण घटती हैं, अब देखो उत्तर से दक्षिण घटती, इधर की हवाएं जो होंगी इधर को घटेंगी। तराई क्षेत्र हिमालय के पास सॉरी सॉरी, मैंने पीछे भी गलत बता दिया था कि मैंने कंफ्यूजन हो गया कि समुद्र इधर है, तो मैंने इधर से इधर को बता दिया था। खैर यहाँ पर जो लद्दाख वाला है वो तो इसका रीज़न है कि हिमालय की वजह से वहाँ पर बारिश कम होती है। खैर सॉरी उसके लिए। अभी यहाँ पर देखते हैं, उत्तर से दक्षिण घटती है, मतलब मुझे लगा था दक्षिण से उत्तर घटती है, सॉरी उसके लिए। तराई क्षेत्र में हिमालय के पास से सबसे ज़्यादा बारिश होती है, फिर मैदानी भाग में मध्य होती है, और पठारी भाग जो आपका, इसीलिए आपका जो कर्नाटक और केरल का एरिया हो गया वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और लोग वहाँ के जो होते हैं थोड़ा सा उनका रंग चॉकलेटी होता है। शीत ऋतु आती है आपकी, फिर शीत ऋतु में नवंबर और फरवरी, नवंबर से लेके फरवरी मान के जो 3-4 महीने तक आपका जाड़ा रहता है यूपी में, ठीक है। तापमान जो इसका रहता है 12 से 15 डिग्री तक गिर जाता है, बल्कि और रात में देखोगे तो 7 डिग्री 6 डिग्री तक आता है। कभी कभी चूरू वगैरह राजस्थान वगैरह में तो 0 डिग्री सेल्सियस तक या फिर 1 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पे इसको मेजर किया गया है। पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है मेरे भाई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, तो भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवाती जो जेट स्ट्रीम हवाओं से सहारे भारत आते हैं। जेट स्ट्रीम क्या होते हैं अब ये बताओ, ठीक है। अब जो आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है, देखो इसमें पहली पहली सबसे बड़ी चीज है कि भूमध्य सागर से उठने वाले शीतोष्ण चक्रवात को जेट स्ट्रीम हवाओं के सहारे। अब बात आती है कि मेरे भाई कि ये जेट स्ट्रीम क्या है,
कि ये जेट स्ट्रीम क्या है, थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे या प्रैक्टिकल से, तो जेट क्या होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, वो कितना ऊपर उड़ते हैं, करीब 12 से 13 किलोमीटर ऊपर उड़ते हैं। तो 12 से 15 किलोमीटर ऊपर, 12 किलोमीटर से लेकर के 15 किलोमीटर से ऊपर तक जो हवाएं चलती रहती हैं आपको, उनको हम क्या कहते हैं भाई, जेट स्ट्रीम कहते हैं। 8 या 12, 12 15 तो ज़्यादा हो गया, बट ये 8 से 12 इसको कर लीजिए, 8 से 12 भी याद रखेंगे, 15 नहीं, 15 थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इससे क्या होता है कि जो आपका एक वेस्टर्नली जेट जेट चलता है, मतलब पछुआ जेट जिसको हम कहते हैं, उससे क्या होता है, जब ये ऊपर से भारत के मतलब ये क्या बोलते हैं, उत्तर भारत के ऊपर से भी गुजरता है, तो ये अपने भूमध्य सागर की ओर बढ़ जाता है, और वहाँ वहाँ के जो तूफान होते हैं भूमध्य सागर के, भूमध्य सागर के तूफानों को या अपने साथ मतलब खींच लाता है। खींच लाने के बाद में जब ये आता है इधर एरिया में, तो यहाँ पे आपका ठंड और बारिश दोनों पैदा करता है। इसी को हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। याद रखेंगे, जेट स्ट्रीम जब हमारी 8 से 12 किलोमीटर ऊपर चलने वाली जो हमारी हवाएं होती है, ठंडी हवाएं भूस्थल से, जमीन से 8 से 12 किलोमीटर ऊपर चलती हैं, ये जब आपका भूमध्य सागर की ओर बढ़ती हैं, और वहाँ पर आपका क्या होता है, वहाँ के जो आपके चक्रवात वगैरह हैं ठंडे, है ना, मेडिटेरियन सी वगैरह में, तो वहाँ पर उसके स्ट्रीम्स को खींच करके लाता है और यहाँ पर यूपी में आपका छोड़ देता है, जिसकी वजह से ठंडी और सर्दी और बारिश वगैरह बढ़ जाती है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जेट स्ट्रीम अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, और अगर कुछ और बात करें, जैसे आपका हाँ, मैंने उसमें गर्मी में आपका लू था, यहाँ पर आपका शीत लहर होता है। यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका शीत लहर होता है। शीत लहर मतलब ठंडी हवाएं चलती हैं, कोल्ड वेव्स चलते हैं, जो कि हिमालय से आती हैं। ये कहाँ से आती हैं आपकी, ये शीत लहर आपकी हिमालय से प्रभावित होती हैं। ठीक है, हिमालय से, और ये आपका मैदानी एरिया में आकर के ठंडक फैलाती हैं। अगर हिमालय ना होता तो आपका जो उत्तर भारत का जितना भी क्षेत्र है, ये बर्फ से ढका हुआ होता, क्योंकि सारा हवाएं आपका हिमालय रोक लेता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश की जलवायु और प्रदेश, नहीं थोड़ा सा यहाँ पढ़ लेते हैं। प्रभाव इसका पश्चिमी यूपी, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर में लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसे मावट कहते हैं। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि ये मावट क्या है। मावट, इसको फिर से पढ़ो। पश्चिमी यूपी में लगभग 10 से 15, जहां पर आपकी भैया कम कम बारिश होती है, वहां पर इसको हम मावट कहते हैं। मतलब सर्दी में होने वाली हल्की बारिश। इसकी सिंपल सी एक परिभाषा लिख लो, मावट। व्हाट इज मावट, तो मावट को यहाँ लिखेंगे। तो मावट होता है भैया सर्दियों में होने वाली हल्की वर्षा को ही हम मावट कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं मावट या रबी फसल गेहूं चने के लिए गोल्डन ड्रॉप्स कहलाता है। अब ये गोल्डन ड्रॉप्स क्यों कहलाता है, क्योंकि भैया देखो गेहूं वगैरह को थोड़ा सर्दियों की, गेहूं हो गया आपका, और चना हो गया, और आपका सरसों हो गया, इन सब के लिए क्या होता है आपका क्या बोलते हैं, थोड़ा सा ये अच्छा होता है। ओके, अभी देखते हैं कि इसकी जो प्रमुख फसलें कौन कौन सी रहती हैं। यहाँ पे फसलें वगैरह तो बहुत कम ही लिखी हुई हैं, इसको रब करूंगा पहले। हाँ जी ठीक। ओके ओके, आपका इसके अंदर प्रमुख फसलों को देख लेंगे। प्रमुख फसलें आपकी, जैसे आपका एक तो आ गया गेहूं, है ना, गेहूं आ गया आपका, गेहूं आ गया, सरसों आ गया, सरसों आ गया, चना आ गया, चना आ गया आपका, चना के बाद आपका जौ आ गया, मटर आ गया। तो ये सब एक आपकी प्रमुख फसलें हैं जो कि आपका इस सर्दियों में पाई जाती हैं। इसके बाद जो हरी सब्जियां हैं आपकी, अगर सब्जियों की बात करें, हरी सब्जियां, सब्जियां सब्जियां हरी सब्जियां आपकी हो गई, और हरी सब्जियां आपकी हो गई। इसके बाद जैसे में गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, धनिया हो गया। बाकी होते तो ऐसे भी हैं, लेकिन वो मजा उसमें नहीं आता है। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में समझेंगे। प्रोफेसर स्टाम्प और अन्य भूगोलवेत्ताओं ने वर्षा और आर्द्रता के आधार पर यूपी के दो मुख्य जलवायु प्रदेशों में बांटा है।
किसमें किसमें बटा है आओ देख लेते हैं। एक तो आपका आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश, ह्यूमिड एंड वार्म रीजन, एंड साधारण साधारण आर्द्र एवं उष्ण उष्ण प्रदेश, मॉडरेटली ह्यूमिड और वार्म रीजन। जितना भी आपका रीजन है वो इसमें दो भागों में बांटा है। अब इन दो भागों में अंतर क्या है, इन अंतर को स्पष्ट करेंगे। जैसे क्षेत्र है तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश। तराई क्षेत्र मैंने आपको बता चुका है क्या होता है। दूसरा है मध्य का मैदान और पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड पठार। जो आपका साधारण आर्द्रता है वो आपका मध्य के मैदान में होती है, पश्चिमी यूपी में होती है, बुंदेलखंड के पठार में होती है। क्षेत्र आपका है तराई क्षेत्र और पूर्वी प्रदेश आपका आर्द्र और उष्ण प्रदेश आता है। यहाँ पर है आपका 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पर आपका यहाँ पर क्या होती है, 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा होती है। वर्षा से याद है, मैं आपको कुछ जिले बता देता हूँ जहां पर आप उसको याद कर लेंगे। अभी यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। तराई में आपका 150 से ज्यादा वर्षा होती है तराई क्षेत्र में। और जो साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश यानी कि जो मध्य के मैदान है, पश्चिमी यूपी बुंदेलखंड के पठार साइड है, वो आपको 50 इंच से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है ना। अभी देखते हैं फिर क्या है आपका, यहाँ नमी ज्यादा रहती है। जो आपका तराई क्षेत्र रहता है इसमें आपका नमी ज्यादा रहती है, यहाँ सूखा पड़ने की संभावना ज्यादा रहती है मध्य के क्षेत्र में, है ना। इनके अलावा अगर सामने देखेंगे कुछ जगह बाकी है, यहाँ पर तो मृदा का संपूर्ण ऑपरेशन लिखा हुआ है, मिट्टियों का है। यहाँ पे समझ लें, चलो यहीं पे समझ लेते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं, इसी टेबल के अंदर अच्छे से समझ लेते हैं। क्या समझेंगे, आइए बताता हूँ क्या समझेंगे। अब हम कहेंगे जो न्यूनतम वर्षा वाले 3 जिले हैं, मिनिमम रेन, ये दिख नहीं रहा है, इसको बदलते हैं। मिनिमम रेन रेल बता रहा हूँ, मतलब जो कम वर्षा वाले हैं उसमें आपका सबसे टॉप पर आता है मथुरा। मैंने आपको बताया है अभी, सबसे टॉप पर आता है मथुरा। उसके बाद आपका आता है अलीगढ़। अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ आता है। उसके बाद आगरा आता है। इसके बाद आपका आगरा आता है। ठीक है, यहाँ का एवरेज यही 44.4 है, तो पहला है तो इसको आप याद रखेंगे, भाई इनकी कोई जरूरत नहीं है। अब मैक्सिमम वाले कितने हैं, मैक्सिमम रेन वाले कितने हैं, तो मैक्सिमम रेन यूपी में कहाँ कहाँ पर सबसे ज़्यादा आपका गोरखपुर में होता है। सबसे ज़्यादा आपका गोरखपुर में होता है, याद रखेंगे इसको। सबसे ज़्यादा आपका गोरखपुर, यहाँ करीब 184.8 के करीब यहाँ पर वर्षा होती है ना, तो 184.8 या समथिंग या 7 या 8 के करीब रहती है। उसके बाद आपका कुशीनगर आ गया, कुशीनगर में भी ज़्यादा वर्षा होती है। कुशीनगर आ गया, उसके बाद आपका यहाँ पर आ गया महाराजगंज। महाराजगंज, गंज, महाराजगंज में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब गोरखपुर में क्यों है, तो ये आपको मैं बता चुका हूँ कि आपका पूर्वी पश्चिमी जो आपका मानसून होता है उससे प्रभावित क्षेत्र है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। बाकी इसको भी आप समझ चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जो मृदाएं हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, कैसे कैसे, टोटल में ओवरव्यू आपको दे चुका। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसको पढ़ेंगे, मृदा की उत्पत्ति और संरचना। यूपी का मैदानी भाग जो है आपका, वो आपका है प्लेस्टोसिन एरा से लेकर के आज तक नदियों द्वारा लाई गई गाद यानी कि एलुवियम जो है, गाद यानी कि गाद जो कीचड़ टाइप का होता है, जमाव होता है आपका, अवसाद होता है, उन सब से बनी हुई है ये। गहराई, इस जलोढ़ मिट्टी की गहराई कहीं कहीं 6000 मीटर तक मापी गई है, जो दुनिया के सबसे गहरे जमावों में से एक है। तो आप याद रखेंगे इस फैक्ट को, इस फैक्ट को आप अच्छे से याद रखेंगे। जो इसकी अरे ये क्या है, इसकी जो गहराई है आपकी ये इसकी गहराई को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब ये एरिया से कुछ समझ लेते हैं। बाकी जो आपका ये मध्य का यूपी उत्तर प्रदेश का जो मध्य एरिया है, मध्य एरिया है वो आपका जलोढ़ मिट्टी इतने एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। इतने एरिया में आपका, जहाँ पर ये आपका ऑरेंज है आपका, इतने में एरिया में आपका जलोढ़ मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है, जिसको हम खादर और बांगर के नाम से भी जानते हैं। और तराई क्षेत्र आपका शिवालिक क्षेत्र में पाई जाती है। जो आपका तराई, ये तराई वाली मृदा है आपका। शिवालिक क्षेत्र कौन सा है, ये वाला शिवालिक क्षेत्र है आपका,
इसको शिवालिक क्षेत्र कहते हैं, हिमालय का शिवालिक क्षेत्र है, इसको मैं आपको ज्योग्राफी में अच्छे से बताऊंगा। उसके बाद बुंदेलखंड का जो एरिया आता है, यहाँ पर शुष्क और मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। काली मिट्टी मुख्यतः इधर ही पाई जाती है। काली मृदा आपका इस एरिया में, और लाल मृदा आपका लेटराइट हो गया आपका, ये आपका दक्षिण यूपी में पाई जाती है। लेटराइट मृदा जो है आपका दक्षिण पूर्वी जिलों में, जैसे आपको बनारस वगैरह हो गया, तो यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं, जलोढ़ मृदा का विस्तृत वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। देखो जलोढ़ मृदा हमने खादर और बांगर पढ़ा था, अब उसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। चलो गहराई से देख लेते हैं भैया। जो आपकी बांगर मृदा होती है, बांगर सोयल होती है, पुरानी जलोढ़ है। जो आपकी बांगर है, याद रखेंगे इसको, जो आपका जो आपका बांगर है, बांगर सोयल है, ये आपका ओल्ड है, ये आपकी ओल्ड जलोढ़ है ना, तो ओल्ड है आपका, ओल्ड एलुवियल सोयल है। इसकी पहचान यह नदी से दूर क्षेत्रों से मिलती है, जहाँ बाढ़ का पानी अब नहीं पहुंचता। मान लो ये है आपका, ये ये नदी है, नदी के आसपास का कुछ एरिया ये है और कुछ एरिया ये है, निचला एरिया होगा। उसके बाद इसके बाद कुछ ऊपर का एरिया ये आ गया। यहाँ पर मान लो आपका बाढ़ आती है इस नदी में, इस नदी में बाढ़ आ गई, देखो बाढ़ कैसे आएगी, इससे आएगी, ये बाढ़ आ गई, देखो ये बाढ़ आ गई। बाढ़ जब आ गई तो पानी क्या हुआ, यहाँ यहाँ तक भर गया, यहाँ तक भर गया, और जिस एरिया में ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ पर तो पानी आया नहीं, यहाँ पर पानी आ नहीं पाया, यहाँ पर पानी नहीं आ पाया, तो यही आपका कौन सा है, ये आपका तो ये आपका एक बांगर या फिर पुरानी जलोढ़ बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर नई मिट्टी नहीं आ पाती, और ये बहुत पहले अवसाद ला करके इसको इतना ऊंचा कर देते हैं कि यहाँ पर दोबारा पानी बहुत कम जाता है, जिसकी वजह से पुरानी मिट्टी बनी की बनी रहती है। इसमें चूने की गांठें पाई जाती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। यह मिट्टी परिपक्व होती है, यानी कि मेच्योर होती है, खादर से कम उपजाऊ होती है। यहाँ पे जब देखो चीजें आएंगी नहीं, कोई चीज पुरानी हो जाएगी, तो वहां पे क्या होगा, कंकड़ कंकड़ होगा, कंकड़ हो गया, यानी कि पुरानी जलोढ़ जो है कृषि के कम योग्य होती है, कम उपजाऊ होती है, लेकिन कम उपजाऊ होती है। लगातार सिंचाई से इसके कुछ क्षेत्र में लवणता की समस्या आ रही है। क्षेत्रीय नाम इसे उपहार मिट्टी या दोमट मिट्टी या मटियार मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। याद रखेंगे ये फैक्ट आप इसको याद रखेंगे। उपहार मिट्टी, दोमट मिट्टी और मटियार मिट्टी के नाम से इसको हम जानते हैं। समस्याग्रस्त मृदा कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो कैसे क्या करेंगे। समस्याग्रस्त मृदा जो एल्कलाइन, जो ये मृदा है आपकी समस्याग्रस्त है। कहने का मतलब है जो मृदा ऊसर ऊसर है आपका, ऊसर में क्या होता है, कृषि नहीं होता है, वो होती है ऊसर जो है क्षेत्र ऐसे ही पड़ा रहता है, वहां पे वो समस्याग्रस्त है, वो वहां पे समस्या है, इसलिए वहां पर खेती नहीं होती है। इस तरह से आप रिलेट करेंगे। यूपी के लगभग 10% क्षेत्रफल, विशेषकर पश्चिमी और मध्य यूपी, अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, इटावा, कानपुर, उन्नाव, एटा और इटावा भी इसमें शामिल है। यहाँ पर यह समस्या है। 10% क्षेत्र में, यूपी के 10% क्षेत्र में आप कौन सी मिट्टी पाएंगे, ऊसर ऊसर पाएंगे। ठीक है, 10% क्षेत्र में पाया जाता है। अभी देखो ऊसर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ऊसर का अर्थ क्या है। ऊसर जो है मतलब उष्ट शब्द, एक संस्कृत का शब्द है, कैसा क्या, उष्ट, उष्ट इस हिसाब से कुछ ऐसा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। हाँ, उष्ट इस हिसाब से लिखा जाता है, जिसका शब्द मतलब उष्ट एक संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बंजर, जिसका अर्थ होता है बंजर। ये खेती के योग्य नहीं होती है, ये भूमि आपकी खेती के योग्य बिल्कुल नहीं होती, यहाँ पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा पाया क्या जाता है, इसमें तो आपका सोडियम पाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर लिखा है। जब मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण ऊपर सतह पर आ जाते हैं और एक सफेद परत बना लेते हैं, तो आपका एक एक बेकार, क्या बोलते हैं यार उसको, मैं जल्दा बोलता हूँ, ऊसर मिट्टी बन जाती है, फिर बंजर मिट्टी बन जाती है। ठीक है, चलो
बनने के कारण नहर की सिंचाई के अधिकता है ज़्यादा पानी देने से जल स्तर ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर मिनरल्स होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपका ये इसका निर्माण होता है। कोशिका क्रिया क्या है? गर्मी में नीचे का नमकीन पानी ऊपर आता है, पानी भाप बन जाता है और नमक सतह पर रह जाता है। ये आपका देख लो, ये आपका जलोढ़ मिट्टी है जो नॉर्मल सब कहीं पाई जाती है। ये नॉर्मल सब कहीं नहीं, कुछ एरिया में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ब्लैक सॉइल जो स्वतः, सॉरी हाँ, जो स्वतः जुताई वाली सेल्फ डिगिंग सॉइल इसको कहते हैं, स्वतः जुताई, स्वतः स्वतः जुताई वाली मृदा, ये आपकी स्वतः जुताई वाली मृदा होती है काली मिट्टी। उसके बाद लाल मिट्टी आती है, रेड सॉइल इस तरह की होती है। उसके बाद तराई में थोड़ा थोड़ा कीचड़ 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 टाइप की रहती है, ये जो है आपकी बलुई मिट्टी है, बलुई, है ना, बलुई मिट्टी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए शुष्क या मरुस्थलीय, फिर बलुई मिट्टी। उसके बाद लेटराइट इस हिसाब से आती है, थोड़ा सा ये पथरीली टाइप की रहती है ना। और हाँ जी, अब सही है। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पर। बुंदेलखंड की मृदाओं बुंदेलखंड में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं वहां पर देख लेते हैं हम एक बार। देखो बुंदेलखंड में आपकी मुख्यतः कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं? मुख्यतः तो चार मिट्टियाँ पाई जाती हैं, मुख्यतः चार मिट्टियाँ हैं। बाकी हैं तो ज़्यादा, लेकिन मुख्यतः चार मिट्टियाँ हैं, जिसमें हम एक होती है आपकी मार मिट्टी, और सॉरी यहाँ इसको चार हैं बट नंबरिंग करेंगे तो एक, दो, तीन और चार। तो पहली तो है आपकी मार मिट्टी। मार मिट्टी क्या होती है? मतलब ये रेगुर मिट्टी के समान होती है। जो रेगुर मिट्टी आपकी होती है ना, काली या फिर रेगुर, उसके समान। एक होती है काबर, ये भी काली का ही एक रूप है, काबर। काबर के बाद आपका आता है पड़वा, पड़वा या फिर इंग्लिश में कहेंगे तो परवा, परवा मिट्टी आती है। ये भी आपका एक क्या बोलते हैं, रेतीली टाइप की मिट्टी होती है आपकी। उसके बाद आपकी आती है राकर, उसके बाद आपकी राकर, और ये भी एक पथरीली मिट्टी है, तो मिट्टी होती है जो ढलानों के एरियो पर पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे मार, काबर, पड़वा, राकर, ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या क्या मतलब ये उत्पादन किस किस चीज़ का हो जाता है यहाँ पर, तो आप इसको यहाँ पर देख रहे होंगे। अब देख लो वायु अपर्दन, सबसे बड़ी चीज़ है अपर्दन। क्या चीज़? तो अपर्दन को मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। एक आप परत अपर्दन, नालीदार जल अपर्दन, वायु अपर्दन, और एक अन्य प्रकार कुछ होते हैं हिमानी अपर्दन, तटीय अपर्दन। तो यहाँ पे समझ लीजिए। बाकी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यतः एक ओवरव्यू ले लीजिए, क्योंकि अपर्दन सब कहीं एक ही जगह से होता है। तो परत अपरदन ये मिट्टी की पतली परत बह जाना है। इसको आप कैसे रोक सकते हैं? मेड़दार खेती करके, मेड़ लगा करके आप खेती इसकी कर सकते हैं। नालीदार अपरदन, नालियाँ बनाते हैं आप, तो नालियों में पानी बहता जाता है, बहता जाता है, तो इकट्ठा होके एक साइड में आता जाता है पानी, तो आपका नालीदार अपरदन हो गया। अवनलिका अपरदन हो गया, जो खड्ड बनाते हैं, बीहड़ बनाते हैं नदियाँ, उसको कहते हैं हम अवनलिका अपरदन। वायु अपरदन, जो तेज हवाओं के द्वारा मिट्टी उड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाती है, तो उसको हम कहते हैं वायु अपर्दन। हिमानी अपर्दन जो आपके ग्लेशियर वगैरह में पाए जाते हैं, और ये आप सब आपका तटीय अपर्दन, जब आपका समुद्र की लहरें तटों पर लड़ती हैं, तो यहाँ का अपर्दन टूट टूट करके ये अंदर जाया करता है। ठीक है, बस इतना ही था इसमें। और आपसे रिक्वेस्ट एक और रहेगी, रिक्वेस्ट यही रहेगी कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कंटेंट थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो आप चैनल को भाई प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई मेहनत कर रहा हूँ, और ये बैच तो मैं कंप्लीट करा के ही रहूँगा। और बाकी आप लोग प्यार दो या ना दो, ये मेरा काम है, बट मैं कंटेंट क्वालिटी से कोई खिलवाड़ नहीं करने वाला हूँ। आज मैंने इसके क्वेश्चंस नहीं करवाए हैं, इसके प्रैक्टिस क्लासेस लूँगा ना जब, तो उसके कस के क्वेश्चंस करवाऊँगा, 300 400 क्वेश्चन करवाऊँगा। उससे बाहर कोई चीज़ जाएगी ही नहीं मेरे भाई, जाएगी कैसे आखिर? और एक चीज़, ये ख़त्म होने के बाद में, ये जब बैच कंप्लीट हो जाएगा, बैच कंप्लीट होने के बाद में करीब 80% जब बैच पूरा हो जाएगा, तो मैं प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगा। प्रैक्टिस सेट्स लाऊंगा यानी कि सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस लाऊंगा, जिसमें आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और यूपीजी के, और साइंस का तो मैं नहीं लाऊंगा, बट वो भी आएंगे आपके, है ना। तो आपका जो इतने इतना है, पॉलिटी में करीब 10 लेक्चर होंगे, हिस्ट्री में करीब 15 लेक्चर होंगे, इकोनॉमिक्स के भी 10 होंगे, और मिक्सड होंगे, ये सारे चैप्टर्स मिक्स करके करवाऊंगा। जियोग्राफी के भी 10 होंगे, और यूपीजी के भी आपके 10 से 15 आपके लेक्चर देखने को मिल जाएंगे। तो इतनी में प्रैक्टिस सेट हो जाएगी। बाकी स्पेशल टॉपिक्स लाता रहूंगा, जिससे आपकी तैयारी में चार चांद लग जाएंगे। तो भाई एक बार भरोसा बस करके देख लो तुम, फिर तुम इतिहास रचोगे, है ना, सिलेक्शन लोगे, है ना। ठीक है,
जय हिंद, जय भारत।